हेलो फ्रेंड, आदित्य जैसे ही वो वीडियो सबको दिखाता है तो अंश और मिस्टर सिंह के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वीडियो में मिस्टर उदय अंश किसी लड़की से बात कर रहे थे। अंश उस लड़की से पूछता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया लूसी, मैं तुमसे सच में इम्प्रेस हुआ। लूसी, ये तो मेरा काम था बॉस। मिस्टर सिंह, लेकिन तुम इतना आसानी से कैसे किया? मेरा इंडस्ट्री किसी की मेरा इंडस्ट्री के सभी एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हैं, इसलिए तुमने उनकी बनाए हुए प्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन कैसे मिली? लूसी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे मैंने उनमें से 2 लड़कों को सीड्यूस किया और उन्हें ज़्यादा ड्रिंक पिलाकर उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले ली। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते। अंश, मानना पड़ेगा डैड, उन लोगों ने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है और अब ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। मिस्टर सी, ये तो तुम्हारे अच्छे प्लान की वजह से हुआ। यहाँ से वो वीडियो बंद हो जाता है। मिस्टर सी और अंश डरते हुए सबकी तरफ देखते हैं और उनकी नज़र आदित्य पर जाकर रुकती है, जो उन्हें देखकर डेविड स्माइल कर रहा था। मिस्टर सी सबको समझाते हुए बोलते, ये सब झूठ है, इस वीडियो को एडिट करके बनाया गया है। उनकी बात सुनकर हेड टीचर और बेटा शख्स चिल्लाते हुए बोलता है, जस्ट शट अप मिस्टर सी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया काम करने की? तभी उनके पास बैठा दूसरा आदमी बोलता है, तभी मैं सोचूं कि मिस्टर मेहरा के होते हुए इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनकी डूबती हुई कंपनी को कैसे मिल गया। इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, इसलिए मैं अपनी कंपनी के साथ इनकी सभी डील्स तोड़ता हूँ। उनके साथ और भी कई बिजनेसमैन उन पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाते हुए उनसे अपनी सारी डील्स तोड़ देते हैं। उनके साथ और भी कई बिजनेसमैन उन पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाकर उनकी सारी डील तोड़ देते हैं। यह सुनकर हंस और मिस्टर सिंह को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाता है, यहाँ तक कि उनकी कंपनी बंद होने की नौबत आ जाती है। मिस्टर सिंह, प्लीज़ आप लोग मेरी बात तो सुनिए, यह सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सब हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हेड की चेयर पर बैठा इंसान बोलता है, मैं अपना प्रोजेक्ट अब मिस्टर मेहरा की कंपनी को देता हूँ। मुझे उम्मीद है हम साथ में अच्छा काम करेंगे मिस्टर मेहरा। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है और उनसे हैंडशेक करके बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। मिस्टर सी और अंश बस गुस्से से ये सब देखते रहते हैं। अंश मन में, एक बार फिर तुम मुझसे जीत गए मेरे सो कॉल्ड भाई। मुझे बस एक मौका मिल जाए तो सबसे पहले मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, सिवाय आदित्य के। मिस्टर नील, मिस्टर सिंह और अंश के साथ आदित्य मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं मिस्टर सिंह? अंश दांत पीसते हुए, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी डूबने वाली। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि मिस्टर सिंह ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। मिस्टर सिंह, ये सब तुम्हारी गलती है, ये घटिया आइडिया तुम्हारा ही था ना, तुम किसी काम के नहीं। अब तो मुझे डाउट होने लगा है कि तुम मेरे बेटे हो भी या नहीं। उनके मुंह से ये सुनकर अंश हैरानी से उन्हें देखने लगता है। कुछ देर पहले वो उसकी तारीफ कर रहे थे और अब जब उसका बनाया प्लान फेल हो गया तो वो सारा ब्लेम उसे ही दे रहे हैं। वही आदित्य अभी भी अपने एक्सप्रेशन फेस के साथ मिस्टर सी को ही देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके डैड को सिर्फ पावर और पैसों से मतलब है, वो किसी के भी सगे नहीं थे। तभी आदित्य बोलता है, अपना ये फैमिली ड्रामा बंद करो और अगर अगली बार ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकता हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे नील भी चला जाता है। मिस्टर सी भी अंश को घूरते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार में आकर आदित्य नील से बोलता है, ओपी चलो और
तुम हम कल सुबह ही इंडिया जाएंगे। नील हाँ में सिर हिला देता है। वहाँ कंपनी के बाहर खड़ा होकर निकिता का इंतजार कर रहा था, लेकिन निकिता का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वो मन में सोचता है, ये लड़की कहाँ चली गई? अगर आज मैंने बॉस को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वह मुझे जान से ही मार देंगे। अब उस बेचारे को क्या पता कि निकिता 3 दिनों के लिए भर रही है। रॉयल होटल, भूरा होटल रेड और वाइट कलर के गुलाब से फूलों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। यहाँ की सारी डेकोरेशन विधि की पसंद की थी। मंडप में बैठा हुआ निखिल गोल्डन कलर की शेरवानी में काफ़ी कमाल का लग रहा था। आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, क्योंकि आज उसका बचपन का प्यार सारे रस्मों रिवाजों से उसका होने जा रहा था। पंडित जी उससे कुछ पूजा कराने के बाद सुनीता जी से बोलते, कन्या को मंडप में बुलाइए। सुनीता जी पास खड़ी निकिता को कुछ इशारा करती है। निकिता विधि के रूम की तरफ चली जाती है और देखती है कि विधि थोड़ी घबराई हुई शादी के जोड़े में बैठी थी। जिया उससे बोलती, शादी से पहले ये घबराहट हर लड़की को होती है, इसलिए अब रिलैक्स कर। निकिता, विधि चलो पंडित जी बुला रहे हैं। विधि पानी पीती है और जिया और निकिता का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ चली जाती है। निकिता, विधि चलो। विधि पानी पीती है और जिया और निकिता का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ चली जाती है। निखिल जब उसे देखता है तो उसकी नज़र उस पर थम जाती है। आखिर कितने सालों तक उसने विधि को इस रूप में देखने का इंतजार किया था। वह आज बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ यही हाल विधि का भी था। वो भी एकटक निखिल को ही देख रही थी और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। गीता और जिया विधि को ले जाकर निखिल के पास बिठा देते हैं। पंडित जी दोनों को वरमाला के लिए खड़ा होने को कहते हैं। ईशिता और ईशिका अपने हाथों में वरमाला लेकर उन दोनों को देते हैं। वह दोनों मुस्कुराते हुए वरमाला उठा लेते हैं। पंडित जी पहले निखिल व वरमाला पहनाने को कहते हैं। निखिल विधि के गले में वरमाला डालकर उसके माथे पर किस कर लेता है, जिससे विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सब लोग उन पर फूल डालने लगते हैं। उसके बाद विधि भी निखिल को वरमाला पहनाते हैं। पंडित जी उन दोनों को बैठने के लिए बोल देते हैं और आगे की रस्में शुरू करते हैं। मंत्रों की आवाज़ें सुनकर विधि को बहुत सुकून मिलता है। पंडित जी उन दोनों को कन्यादान के लिए बोलते हैं तो विधि के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। तभी रोहित आगे आता हुआ बोलता है, पंडित जी मैं विधि को अपनी बहन मानता हूँ, तो क्या मैं उसके भाई भाभी उसका कन्यादान कर सकते हैं? पंडित जी हाँ बोल देते हैं और विधि रोहित और जिया को देखकर नम आंखों से मुस्कुरा देती हैं। जिया आकर उसके आंसू पोंछती और रोहित के साथ मिलकर उसका कन्यादान करते हैं, क्योंकि बाकी सब ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। पंडित जी उन दोनों को फेरे लेने के लिए खड़ा कर देते हैं। वो दोनों खड़े होकर फेरे लेने लगते हैं। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी निखिल और विधि की मांग में सिंदूर भरने के कहते हैं। निखिल चुटकी में सिंदूर लेकर विधि की मांग भर देता है। थोड़ा सा सिंदूर विधि की नाक पर गिर जाता है। पंडित जी नाक पर सिंदूर गिरना बहुत शुभ होता है। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पंडित जी निखिल से विधि को मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। निखिल भी उससे मंगलसूत्र पहना देता है। ये सब देखकर निकिता को अपनी और आदित्य की शादी याद आने लगती है। तभी पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ, अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। विधि और निखिल सुनीता जी की और पंडित जी के पैर छूते हैं। उसके बाद सुनीता जी विधि और निखिल को थोड़ी देर आराम करने को कहती है और खुद निकिता के साथ घर चली जाती है, क्योंकि उन्हें उनके गृह प्रवेश की तैयारियां भी करनी थी। निकिता और सुनीता जी मिलकर विधि और निखिल के गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। कुछ देर बाद शर्मा मैंशन के सामने एक कार आकर रुकती है, जिससे निखिल बाहर आता है और वो दूसरी तरफ का गेट खोलकर विधि अपना हाथ आगे बढ़ाता है। विधि मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। निखिल और विधि घर के दरवाजे
पर आकर रुक जाते हैं। पहले सुनीता जी उन दोनों की आरती उतारती है और फिर विधि को कलश गिराकर अंदर आने के लिए कहती है। विधि उनके कहे अनुसार पहले कलश गिराती है और फिर आलते की थाली में पैर रखकर अपने आगे आती है। अखिल अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, पता नहीं कब मैं भी सिंगल से डबल बनूंगा और मेरी बीवी भी ऐसे ही गृह प्रवेश करेगी। इशिता, जैसी आपकी हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में आपको यह मौका मिलेगा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और अखिल उसे घूरते हुए कहता है, छोटी श्वेता, अपनी लाइंस वापस लो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इशिता, चलो अच्छा ही है, मुझे एक परेशान करने वाला कम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अखिल चिढ़ते हुए उसे देखने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी भी हाजिर जवाबी में इशिता से नहीं जीत सकता। उसके बाद सुनीता जी उन दोनों को छोटी मोटी रस्में पूरी कराती है। इशिता और इशिका दोनों थक चुकी थी, इसलिए निकिता उन्हें उनके रूम में भेज देती है। रस्में पूरी होने के बाद सुनीता जी विधि और निखिल के कमरे में जाती हैं, जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सुनीता जी उनसे बोलती है, आज से तुम दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। पति पत्नी के रिश्ते की एक अलग ही अहमियत होती है। तुम हमेशा उसका हर कदम पर साथ देना। वैसे मुझे तुमसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। अब तुम आराम करो, मैं निखिल को भेजती हूँ। वह कमरे से बाहर आकर निखिल को देखती है, जो रोहित और निखिल से बात कर रहा था। वह सभी उसके पास जाकर बोलती है, निखिल बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसलिए तुम अब अपने कमरे में जाओ। इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं उनके जाने के बाद अखिल मुस्कुराते हुए निखिल को देखता है और बोलता है, आज तो तेरी मौज है। एक मैं सिंगल हूँ, तुम मैरिड लोगों की बस्ती में, मुझे भी कोई ढूंढ ही लेनी चाहिए। रोहित, अच्छा उसे जाने दे, तू अपने दुख भरी दास्तान किसी और को सुना। निखिल अपने रूम में चला जाता है और रोहित अखिल भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।